नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस ऑनलाइन न्यूज। मैं विक्रम सिंह। ब्यासी जल विद्युत परियोजना में पिछले 10 दिनों से ग्रामीण धरने पर बैठे हैं। 1972 से चला आ रहा मामला आज तक सॉल्व नहीं हो पाया है। लोहारी गांव के ग्रामीण पूर्ण रूप से इस परियोजना के तहत प्रभावित है, जिनका की परियोजना के 90% पूर्ण होने के बाद भी समुचित विस्थापन नहीं हो पाया है। ग्रामीणों की समस्याओं पर किसी भी सरकार द्वारा ध्यान नहीं दिया गया है तो सिर्फ आश्वासन। आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद है यमुना घाटी बांध प्रभावित समिति लोहारी के अध्यक्ष नरेश चौहान, जो पेशे से वकील भी है। इस विषय पर आज अपनी बात विस्तार से रखेंगे। साथ ही मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार इलम सिंह चौहान। अध्यक्ष जी, ये बताइए, 1972 से आपका ये मामला चला आ रहा है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए क्या क्या हुआ है इस दौरान। सबसे पहले 1972 में सर्वे की एक टीम आई थी। उन्होंने इस परियोजना का सर्वे किया। सर्वे के लिए सबसे पहले 1972 में हमारे गांव की ज़मीन का एक छोटा सा हिस्सा एक्वायर करा, जिस पे स्टाफ की कॉलोनी बनाई गई। स्टाफ की कॉलोनी बनाने के बाद हमारे बुजुर्गों ने कहा कि आगे यदि हम भविष्य में इस परियोजना के लिए और ज़मीन ली जाती है तो हम ज़मीन के बदले ज़मीन ही लेंगे, तभी हम अपनी ज़मीन देंगे। 1972 में एक सिंचाई विभाग के एक्शन लेवल के अधिकारी के साथ एक हमारा समझौता कह लो हुआ था, जिसका आज भी हम वर्तमान सरकार को या पिछली सरकार को उसका हवाला देते आ रहे हैं। उसी के आधार पर पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस सरकार ने 2017 में 3 मार्च 2017 को कैबिनेट में एक प्रस्ताव लाया था, जिसको कैबिनेट में पास किया गया था, परंतु किन्हीं कारणवश उस पर जियो नहीं हुआ, वो लंबित रहा। फिर उसके बाद सरकार चेंज हुई। सरकार चेंज होने के बाद भाजपा सरकार बनी। भाजपा सरकार ने जून 2017 में इस प्रस्ताव को स्थगित या होल्ड कर दिया, उसको ख़त्म नहीं किया है, जिसके लिए हम आज सरकार से और शासन से यही मांग कर रहे हैं कि जो पूर्ववर्ती सरकार ने कैबिनेट में अपना फैसला दिया था या प्रस्ताव पास किया था, उसको बहाल करके राजकीय रेशम फार्म जीवनगढ़ की जो भूमि है उसमें हम लोगों को विस्थापित कर दिया जाए। तो जो ये राजकीय रेशम फार्म जीवनगढ़ की भूमि है, इसके लिए आपकी पूर्व में भी वार्ता हुई है, तो जो भी अधिकारी आए थे क्या कहते हैं वो आपको इस संबंध में? ऐसा है, कांग्रेस सरकार के टाइम पे इसमें एक स्पेशली हरीश रावत जी ने मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी के अध्यक्ष माननीय उस समय के जो जिला पंचायत अध्यक्ष थे चमन सिंह चौहान जी को कमेटी में अध्यक्ष बनाया था। और प्रशासन की तरफ से एडीएम थे उस समय प्रताप शाह जी, वो भी थे, और हम गांव के लोग तथा उत्तरांचल जल विद्युत निगम के लोग इस कमेटी में थे। कमेटी ने कई जगह ज़मीनों को देखा, जैसे ये हमारे कृषि विभाग की ज़मीन है डकरानी में, उसे भी देखा था। और जहां वर्तमान में ये डाकपत्थर डिग्री कॉलेज है, उसके पीछे सिंचाई विभाग की या उत्तरांचल जल विद्युत निगम की ज़मीन थी, उसको देखा था। डेयरी फार्म कालसी में भी भूमि देखी गई थी, और ये रिजर्व फॉरेस्ट की ज़मीन चीलियों में उसे भी देखा, उसका भी मुआयना मौका किया। हम लोग सब साथ थे। उसके बाद रेशम फार्म की भूमि जो जीवनगढ़ में है, जिसमें अंतिम सहमति बनी थी और पूर्ववर्ती सरकार ने उसी को फाइनल किया था, और उसी के आधार पर उसको कैबिनेट में लाया था, और कैबिनेट में लाने के बाद उस प्रस्ताव को पास किया था, जो मैं कह रहा था 3 मार्च 2017 को। लेकिन वो किन्हीं कारण से लंबित रहा। ये हम नहीं कह सकते कि सरकार के माध्यम से क्या चूक हुई जो आज तक वो मामला लंबित है। तो आपका कहना है कि 3 मार्च 2017 को जो पूर्ववर्ती सरकार थी, संभवतः कांग्रेस सरकार उस समय थी, तो उन्होंने जो प्रस्ताव पास किया था, वो जब नई सरकार आई तो उन्होंने वो लंबित कर दिया। यही मामला है। तो अभी नई सरकार में भाई हमारे दो मौजूदा विधायक भी है, वो भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो क्या उन्होंने इस संबंध में कोई वार्ता नहीं की आपके पास? एज ए प्रतिनिधि वो लोग आए, क्या रहा उनके साथ आपकी वार्ता का? देखो, एज ए प्रतिनिधि
तो अभी जब हमने वहाँ धरना दिया उसके बाद एज ए प्रतिनिधि एसडीएम विकासनगर, एसडीएम कालसी, उत्तरांचल जल विद्युत निगम के अधिकारीगण और एडीएम प्रशासन वीर सिंह बुधियाल जी अभी कल ही हमारे बीच में आए थे और उन लोगों ने भी हमें आश्वस्त किया है कि शासन में भी चर्चा चल रही है। लेकिन मैं आपको कह दूं कि पिछले 9 अप्रैल 2021 को चीफ सेक्रेटरी लेवल की एक मीटिंग शासन में हुई जिसमें ऊर्जा सचिव राधिका जा बैठी थी और हमारे प्रतिनिधि के रूप में माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी विकासनगर भी बैठे थे, जिसमें उसके मिनट्स जो निकल के आए उसमें माननीय विधायक जी ने जोर देकर कहा है कि जो भी इस लोहारी गांव को विस्थापन के लिए जो भी फैसला लिया जाए उसमें ग्रामीणों की सहमति अति आवश्यक है और ग्रामीणों की सहमति के बिना कुछ भी ना किया जाए। तो इसी को आधार मानते हुए चीफ सेक्रेटरी साहब ने ये 2 लोगों को डिप्यूट किया था, जिसमें डीएम देहरादून और उत्तरांचल जल विद्युत निगम के एमडी संदीप सिंघल जी को कहा था कि आप जाओ और ग्रामीणों के साथ मीटिंग करके इस पे चर्चा करो और चर्चा करने के बाद जो निष्कर्ष निकलता है वो जो ग्रामीणों की सहमति पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसी के आधार पर रिपोर्ट बना करके शासन को सबमिट करें। तो जो ये समिति बनी जिनको नॉमिनेट किया गया था, क्या वो आप लोगों के बीच में आए? वो समिति के जो 2 लोगों को डिप्यूट किया गया था, डीएम देहरादून जी को और उत्तरांचल जल विद्युत निगम के एमडी संदीप सिंघल जी को, ये लोग तो हमारे बीच में अभी तक नहीं आए, लेकिन अपने प्रतिनिधि के रूप में डायरेक्टर हैं जो बलोनी जी, उनको और बासुनो डीएम साहब के प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में कल एडीएम साहब वीर सिंह बुधियाल जी आए थे। वो डीएम साहब का संदेश हमारे बीच में लेकर आए थे, लेकिन जो संदेश वो लेके आए थे उस पर चर्चा हुई परंतु उस पर कोई सहमति नहीं बन पाई, जिस कारण से एक बिंदु पर सहमति बन पाई कि जो हम ब्यासी बांध परियोजना के बिल्कुल जड़ में कह लें, जिसको नींव कह लें, नींव में बैठे थे और आजकल मानसून का मौसम है तो जल स्तर बढ़ने के कारण खतरा था वहाँ पर। तो माननीय अपने प्रशासन की तरफ से एडीएम साहब ने हमें कहा और कि आप यहाँ से उठ करके सुरक्षित जगह पे बैठ जाएं, जिसके लिए हमारी माताओं बहनों ने घोर विरोध करा, परंतु हमने उन्हें समझाया बुझाया क्योंकि हमारे साथ छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और सुरक्षा की दृष्टि से ये जगह ठीक नहीं है। ये बात तो हमने उनकी मानी, लेकिन उनका कहना था कि अभी डैम का काम कुछ गेट जो हैं गेट के काम में कुछ अभी कमियाँ हैं, उसके लिए हमें 15 दिन का टाइम दे दो। लेकिन हमने कहा कि हम काम शुरू करने के लिए 1 भी मिनट का टाइम आपको नहीं देंगे। इलम सिंह जी, ये बताइए कि 2 आदमियों को नॉमिनेट किया गया, डीएम देहरादून और एमडी यूजेवीएनएल, उसके बावजूद भी एमडी यूजेवीएनएल खुद ना आकर अपने प्रतिनिधि के रूप में किसी को भेज देता है। तो आप लगा लीजिए कि मतलब इस गंभीर विषय की गंभीरता को यूजेवीएनएल कितने हल्के में ले रहा है, आप किस तरीके से देखते हैं इस मामले को? सर, आज जो हम ये चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड राज्य की जो महत्वपूर्ण जो परियोजना है नगवाड़ ब्यासी जल विद्युत परियोजना, पहले तो एक ही परियोजना थी है। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं तो 2.5-3 दशक पहले जो जल जंगल जमीन और ये पर्यावरण इसके बारे में लोग उतना नहीं सोचते थे। तो उस समय लोग बहुत आसानी से जो है अधिकारियों की बात मान भी लेते थे और उस समय इतनी आज पता लग रहा है कि पर्यावरण की जो क्षति होती है उससे किस तरीके से हमें आज उसको भुगतान करना पड़ता है। तो जब शुरू में ये योजना पहले सिंचाई विभाग के पास थी, जिनके पास बहुत टेक्निकल जो पूरा एक तंत्र था उनका अपना था, और उसके बाद ये एनएचपीसी भी इसमें आई है। लेकिन ये उत्तरांचल जल विद्युत जो निगम है ये एक भ्रष्टाचार का अड्डा है और ये विभाग सीधा जो मुख्यमंत्री उत्तराखंड ये उनके सीधा उनसे संबंध है। और अभी मौजूदा वक्त की बात करें जो एमडी यूजेवीएनएल और यहाँ पे एक जो वो बैठाए हुए हैं यहाँ पर ईडी राजीव अग्रवाल जी, तो कहने का तात्पर्य ये है कि अधिकारियों को इतनी मोटी मोटी ये तनख्वाह दी जाती है, इनको यहाँ पर जो है इतने सारे ये संसाधन दिए जा रहे हैं, तो इन लोगों का कर्तव्य बनता है कि सरकार और कम्युनिटी के बीच में
ये जो वार्ता चलती है, कम्युनिटी की जो प्रॉब्लम्स है उसको हल करें, क्योंकि मुझे लगता है, मुझे इसकी एक्चुअल जानकारी नहीं है और ना कभी इसके बारे में हमने उतना जो है सोचा है, लेकिन जहाँ तक अनुमान है ये 4000 करोड़ से लगभग की अनुमानित लागत से ये योजना बन रही थी। तो एक टाइम फ्रेम के अंदर ये योजना नहीं बन पाई। कहीं इसमें कई काम ऐसे थे जो पहले पूर्व में जो कंपनी थी उसके करे हुए थे, लेकिन आज जो है जो यूजेबीएनएल है तो उनके पास मुझे लगता है कि जो एक्सपर्ट जो इंजीनियर्स का भी उसमें अभाव है। तो जी चौहान जी, जैसे हमारे पत्रकार साहब कह रहे थे कि यूजेबीएनएल में जो है एक्सपर्टों की कमी लगती है। ये बात इनकी सही है कि कई दफ़ा जो है इसको आगे बढ़ाया गया है, कई बार इसका बजट पास किया गया है, तो क्या जो यूजेबीएनएल के अधिकारी है वो खाली इसलिए रह गए हैं कि जो वो मतलब वो तो देख रेख के ही लिए रह गए हैं? क्या जवाबदेही उनकी कुछ नहीं है? आपके पास आए कोई, क्या जवाबदेही तो उनकी भी बनती थी ग्रामीणों के प्रति? देखो, मैं आपको कहना चाहूँगा, ये उत्तरांचल जल विद्युत निगम जो विभाग है ये बिल्कुल लापरवाह विभाग है। इन्होंने कभी भी हमें नहीं पूछा। जब हम इनके साथ पत्राचार करते थे तो उस पत्राचार का भी हमें कभी इन्होंने जवाब नहीं दिया। जवाब देने की आवश्यकता नहीं समझी कि बासु नहीं पत्राचार करें तो इसका हम जवाब देते हैं। और अभी मेरी कल ही बात हुई, इनकी लापरवाही बता रहा हूँ मैं आपको। इन्होंने शासन स्तर पे 2-3 चिट्ठियाँ अभी जब से हम धरने पे बैठे हैं भेजी है, लेकिन उसकी हमें कोई प्रतिलिपि नहीं दी। जब अब कल ये मौके पर आए तो हमने कहा कि हमें कैसे पता लगेगा कि आप शासन स्तर पे हमारे लिए आप प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि जो पत्राचार आप शासन में कर रहे हैं उसकी एक प्रतिलिपि हमें भी दें। और जैसा कि अभी मेरे से पहले पत्रकार बंधु इलम सिंह चौहान जी ने कहा कि इनके पास परियोजना को बनाने के लिए एक्सपर्ट इंजीनियर ही नहीं है, क्योंकि पूर्व में सारी परियोजनाएं जितनी भी यहाँ बनाई है सारी सिंचाई विभाग बनाते थे। सिंचाई विभाग बनाने के बाद जब बिजली का उत्पादन होता तब इनको हैंड ओवर कर देते थे, ये बिजली बनाते थे और बिजली की सप्लाई करते थे। इतना इनको एक्सपीरियंस है, बांध बनाने का इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और आपने जो कहा अभी पूर्व में कि ये वाकई एक भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है उत्तरांचल जल विद्युत निगम, और इनके तमाम अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त है। इनकी कई फाइलें दब चुकी है जो सारी इन्होंने पैसे के बल पे दबाई है। पूर्व में भी कई परियोजनाओं में, जो हमारे वर्तमान में ईडी राजीव अग्रवाल जी, इनका कई परियोजनाओं में भ्रष्टाचार में नाम आया है। जी इलम सिंह जी, ये बात तो सत्य है कि यूजेबीएनएल जो है वो खाली भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। आपने पूर्व में भी देखा है कि कहीं अधिकारी, या ये कह लीजिए कि वहाँ परियोजना में कितने ही लोग जो वहाँ मजदूरी करने आते हैं उनकी मृत्यु तक हुई है, लेकिन उसकी जवाबदेही किसी पे ही नहीं है। जब भी हम इनके पास एज ए जर्नलिस्ट जाते हैं तो ये सीधा कह देते हैं कि गैमन कंपनी का काम है या फलानी कंपनी का काम है, उनसे बात कीजिए। तो मेरा कहना यह है कि इतना महत्वपूर्ण विभाग जो कि सीधा प्रदेश के मुख्यमंत्री के अधीन आता है, अगर वहाँ ऐसा है तो फिर और विभागों का क्या हाल होगा? सर, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जब भी मीडिया इन लोगों के पास जाता है कोई भी जानकारी लेने के लिए, परियोजना से संबंधित हो, चाहे किसी के रोजगार से संबंधित हो, चाहे जो डाकपत्र परियोजना क्षेत्र हो चाहे उससे संबंधित है, इनके कोई भी अधिकारी यहाँ पे बाइट देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और एक कागज लिखा हुआ एक जो है आदेश दिखाते हैं कि हमको इसके लिए अथॉरिटी नहीं है अपनी बाइट देने के लिए। और जबकि जो यहाँ ईडी बैठते हैं वो इस परियोजना के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, क्या उनकी जवाबदेही नहीं बनती है? लेकिन वो कभी भी कैमरे के आगे नहीं आते हैं, क्योंकि उनकी तमाम सारी जो कमियां होती है जो उसके उजागर होने के डर से वो कभी कैमरे के सामने नहीं आते हैं। और सिर्फ उसके लिए देहरादून जाना पड़ता है, छोटी सी जानकारी के लिए भी हमें देहरादून जाना पड़ता है। तो ये एक अपने आप में एक बड़ा जो है भ्रष्टाचार है, जो मीडिया को जानकारी देने से भी जो लोग पीछे हटते हैं, क्योंकि अगर वो कहीं कोई बात मीडिया को जानकारी देनी होती है तो अधिकारियों से मिलती है, लेकिन अधिकारी इनके चाहे वो जीएम है यहाँ पे, चाहे यहाँ पे ईडी है, चाहे कोई सा अधिकारी है, कोई बाइट देने के लिए तैयार नहीं होता है। जी अध्यक्ष जी, ये बताइए कि एज ए पत्रकार हम कह रहे हैं, जैसा कि अभी हमारे वरिष्ठ साथी ने कहा कि हम जब इनके पास किसी संबंधित बाइट लेने जाते हैं तो ये साफ मुकर जाते हैं कि हमें आगे से नहीं है, जबकि यहाँ 5-5 परियोजना है। छठी परियोजना आपकी 82 वाली तैयार हो रही है। एक तो आप वकील के नज़रिए से इसको बताइए, दूसरा
लगभग 90% काम पूरा हो चुका है, तो अगर अब भी आपका मामला सॉल्व नहीं हुआ तो आगे की रणनीति क्या है आपकी? देखो, आगे की रणनीति तो हमारी ये है कि यदि ये नई परियोजना, जैसे हमने अभी कल ही उनको एडीएम साहब को हमने टाइम दिया कि 4-5 दिन के अंदर यदि हमें कोई रिजल्ट नहीं दिखता तो हम वापस जहाँ पे से उठे थे उसी जगह हम वापस जाके बैठ जाएंगे, वहीं पे धरना फिर शुरू करेंगे। और आगे की रणनीति हमारी ये है कि अभी तो कल ही के नेक्स्ट डे के लिए हमने जो हमारी रणनीति बनी है वो गैमन के ऑफिस में और उत्तरांचल जल विद्युत निगम का जो ऑफिस जुड्डो में उसमें हम तालाबंदी करेंगे। उसके बाद भी यदि सरकार और उत्तरांचल जल विद्युत निगम या शासन नहीं चेतता है तो हम ढोल दमाओं के साथ, गाजे बाजे के साथ डाक पत्थर उत्तरांचल जल विद्युत निगम का जो कार्यालय है उसका घेराव करेंगे और इनके खिलाफ हम जन आक्रोश रैली निकालेंगे। उसके बाद भी यदि नहीं मानते हैं तो बासुनो जल समाधि लेने में भी हम गुरेज नहीं करेंगे, हम वापस जाकर के वहीं उसी झील में डूब करके मरने के लिए भी तैयार हैं। अध्यक्ष जी, एक लास्ट सवाल और वो आपसे ये है कि हमारे क्षेत्र से 2 प्रतिनिधि है और दोनों ही सरकार में और संगठन में अच्छा खासा प्रभाव भी रखते हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो पीसीसी चीफ जो कि वर्तमान में हमारे क्षेत्र से विधायक भी है प्रीतम सिंह जी, और भाजपा की बात की जाए तो मुख्य प्रवक्ता उनके चौहान जी, तो क्या कभी वो दोनों इस मुद्दे को लेकर कभी आप लोगों के पास आए, कोई संदेश उनका प्रतिनिधि कोई चिंता जाहिर की या उन्होंने भी पीठ फेर दी है इस मामले में? देखो, हमारे बीच में आने का जो मामला है, माननीय विधायक विकास नगर मुन्ना सिंह चौहान 30 अप्रैल 2018 को पूरा लावा लश्कर लेकर के एसडीएम कालसी, एसडीएम विकास नगर, उत्तरांचल जल विद्युत निगम के तमाम अधिकारी जब हम जुड्डो में धरना दे रहे थे तो इस परियोजना को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने आग्रह किया था। आग्रह करने के बाद मैंने व्यक्तिगत रूप में कहा कि यदि आपको इस परियोजना को निर्विवाद चलाना है तो आप हमारे बीच में आइए और हमारे लोगों को कहिए कि हम इस जो आपकी समस्या है उसका तुरंत जल्दी से निराकरण करना चाहते हैं। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की सरकार, हम 17 दिन तक हमने 2017 में जुड्डो में हमने धरना दिया, लेकिन 17 दिन के अंदर बासुनो कोई प्रतिनिधि, कोई अधिकारीगण, कोई भी धरना स्थल पर नहीं आया। लेकिन लास्ट में प्रीतम सिंह जी ने हमारा एक डेलीगेट्स अपने आवास देहरादून बुलाया, उसके बाद एक मीटिंग के लिए फाइनल हुआ। फिर उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री हरीश रावत जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग करवाई बीजापुर गेस्ट हाउस में। ये सब सिर्फ उन लोगों का प्रयास था, जिस कारण से जो लास्ट में एक प्रस्ताव आया था कैबिनेट में वो उसी की परिणति थी। जी धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि लोहारी गांव के ग्रामीण पिछले 10 दिनों से वहां धरने पर बैठे हैं। आगे बरसात है, कभी भी कोई ऐसी बड़ी घटना घट सकती है, इसलिए हमारा सरकार से भी आग्रह है, सामाजिक संगठनों से भी आग्रह है कि कृपया इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। 90% काम पूर्ण होने के बाद लोगों ने बहुत इंतज़ार किया है, 90% काम पूर्ण होने दिया गया है और अगर आज तक भी इन ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है?